Hello students, this is the third lecture of current electricity and in this lecture we are going to start with a new topic and the new topic is Wheatstone's bridge। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है Wheatstone's bridge। तो क्या होता है Wheatstone bridge, क्यों इसका यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऐसा है कि डायग्राम में आधी चीजें तो आपको डायग्राम में ही समझ में आ जाएगी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज काम क्या करता है, क्यों इसका यूज किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये डायग्राम लिखने से पहले मैं आपको इसका यूज बता देता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज कोई भी अननोन रेजिस्टेंस का एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ यूज करता है? इट इज यूज टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, उसको अगर हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देंगे तो उसका वैल्यू हमको, उसका एकदम एक्यूरेट वैल्यू हमको मिल जाएगा। इसीलिए यूज किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, सो लेट्स देखते हैं डायग्राम से क्या होता है। तो डायग्राम में ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अननोन रेजिस्टेंस का एक्यूरेट वैल्यू निकाला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में ऐसा है कि एक ब्रिज, देखो नाम में ये व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ब्रिज जैसा ही डायग्राम ही है हमारे पास। तो कैसा है डायग्राम, ये देखो कुछ क्वाड्रिलैटरल शेप में हमारे पास रेजिस्टर्स, जो भी रेजिस्टर्स होते हैं वो सारे अरेंज हैं क्वाड्रिलैटरल शेप में। दिखता होगा आपको प्रॉपरली। ये एक क्वाड्रिलैटरल शेप में हमारे पास 4 रेजिस्टर्स होते हैं, उनको अरेंज किया जाता है। इन 4 रेजिस्टर्स में से एक रेजिस्टर ऐसा है जिसका वैल्यू हमको निकालना है, जो हमारे लिए अननोन है। तो वो चारों रेजिस्टर्स में कनेक्ट करता हूं हर जगह पे। ध्यान देते रहना कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम कुछ रेजिस्टर्स अरेंज करते हैं। ये एक रेजिस्टर हुआ, यहाँ पर एक रेजिस्टर हुआ, एक रेजिस्टर यहाँ हुआ और एक यहाँ रेजिस्टर लगा देते। टोटल तो हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं। चलो नेमिंग कर देते हैं। लेट दिस बी योर रेजिस्टर नंबर 1 R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। ऐसे हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 एंड R4। इसमें से एक रेजिस्टर ऐसा है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है और बाकी 3 रेजिस्टर का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, चलो तो पूरा सर्किट नहीं बनाया मैंने, बता रहा हूं आपको, धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूं और फिर सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, अब होता क्या है, ये 4 रेजिस्टर्स होते हैं, R1, R2, R3 एंड R4, जो हमने क्वाड्रिलैटरल शेप में अरेंज किए हैं। और डायगोनली अपोजिट पॉइंट दिख रहा है आपको, ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट से क्या होता है, कनेक्शंस होते हैं। और हम इस चीज को, ये दिख रहा है, ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं टू द एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई। एक डीसी पावर सप्लाई को हम यहां से इसको कनेक्ट कर लेंगे, राइट। और यहां पे होगा एक की। सिंपल सा बेसिक सा सर्किट का अरेंजमेंट मैंने बताया यहां पे। तो ये बेसिक सा सर्किट का अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं जिसको हमने क्वाड्रिलैटरल शेप में कनेक्ट करके रखा है। एक हमारे पास बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V प्रोवाइड कर रही है, ईएमएफ भी बोल सकते हो, ईएमएफ E प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक की है K, ईएमएफ लिखते हैं ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ E प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द बैटरी। की है हमारे पास जिसको जैसे ही क्लोज किया जाएगा सर्किट ऑन हो जाएगा, राइट। हाँ, रेजिस्टेंस हमारे पास है। ओके, बैटरी का पोलैरिटी बता देता हूं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। और इसके बाद अब क्या करेंगे, एक डिवाइस हमको यहाँ पे अरेंज करना है, उस डिवाइस का नाम है गैल्वेनोमीटर। तो एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हम बराबर फिर से डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल G। कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा कनेक्ट करके रख दिया है। गैल्वेनोमीटर भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई और की भी एक मतलब बोल सकते हैं हम डायगोनली अपोजिट पॉइंट को ही कनेक्टेड है। तो ये है हमारा सिंपल सा डायग्राम। इसमें हम करंट का डायरेक्शन बता देते हैं। करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, सबको पता है, करंट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एंड्स, या फिर बोल सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे आता है। करंट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, तो यहां से जो मैं करंट का मेन यहां पे रोल होगा, करंट का मेन, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एकदम ध्यान से देखना जो मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे।
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलता है, राइट है ये चीज, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं जो बैटरी ने जो करंट हमको दिया है दैट करंट इज कैपिटल आई, कैपिटल आई इज द करंट गिवन बाय द बैटरी, बैटरी हमको जो करंट दे रहा है दैट इज कैपिटल आई। ओके, ये करंट ऐसा मूव होगा, यहाँ पे देखो यहाँ से निकला है करंट, ऐसा जाएगा ऊपर जाएगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। जैसे ही करंट आए यहाँ तक आता है, देखो ये पॉइंट जो है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले पॉइंट को नाम दे देते हैं तो एकदम क्लियर पता चलेगा क्या है। अपने हिसाब से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही नाम देना है। वैसे तो टेक्स्ट बुक देखा जाए तो उसको PQRS लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टर तो R वगैरह से भी डिनोट किया जाता है, एक्चुअल में तो R से ही डिनोट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूँ A, B, C एंड D, ऐसा मैंने नेमिंग किया। अपने हिसाब से कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं कि ऐसा ही नेमिंग करना है आपको, सिंपल सा कंसेप्ट। ओके, तो बोलने का हमारा पॉइंट ये था, द करंट आए, ये दिख रहा है आपको करंट आया, ये कहाँ से निकला हुआ, ये बैटरी ने दिया है करंट, ये करंट यहाँ से ट्रैवल होगा, ऐसा ऊपर जाएगा, यहाँ से पॉइंट A तक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट A के बाद इस करंट के पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो वो R1 के पास जाए, दूसरा ऑप्शन है कि वो R3 के पास आए। दो में से एक ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। तो एक्चुअल में ऐसा है कि दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। प्रॉब्लम ये होगा कि ऑप्शंस तो एक ऑप्शन तब सेलेक्ट किया जा सकता है जब जहां पे जीरो रेजिस्टेंस हो, लेकिन दोनों साइड हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो जीरो रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो होगा क्या, ये जो करंट आए है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ जो करंट आए हैं इसमें से कुछ करंट फर्स्ट ये दिख रहा है ऊपर वाले ब्रांच में गया है और कुछ करंट नीचे आया हुआ है। तो जो करंट ऊपर वाले ब्रांच में गया है मैं उसको नेम करता हूँ, उसको नेमिंग देता हूँ, वो करंट है हमारे लिए I1। I1 is the current which is flowing through the branch AB। AB जो ब्रांच है इसमें से जो जाने वाला करंट है that is I1। आगे आते हैं AD से भी तो कोई तो करंट जाएगा, ओके, तो उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये इसको मैंने I1 एज्यूम किया है, लेट्स एज्यूम दिस करंट एज I2। I2 is the current flowing through the branch AD। AD से जो करंट फ्लो हो रहा है that current is I2, राइट है, ओके। तो I1 ऊपर गया है, I2 नीचे आ गया है। अब I1 पे आइए, यहाँ पे देखो I1 को कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट B तक पहुंचने में। जैसे ही वो पॉइंट B पे पहुंचता है फिर से I1 के पास दो रास्ता, या नीचे आए और यहाँ जाए, राइट है। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट क्या होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तभी वर्क करेगा जब पोटेंशियल एट बी, दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही ये ब्रिज वर्क करेगा, नहीं तो ये ब्रिज वर्क करने वाला नहीं है। तो सोचो ना जरा, अगर पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट डी इक्वल हो जाता है, अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया है पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। बट बी और डी के बीच में तो कोई करंट नहीं है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी करंट मींस I1 में से जो भी करंट नीचे, यहाँ पे ऐसा आप एज्यूम करो, ठीक है, ऐसा होगा तो नहीं, एज्यूम करो कि यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको मैं नाम देता हूं IG। IG मींस गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट, और कंफर्म इस गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट का आंसर है 0। रीजन आपको पता है, क्योंकि पॉइंट B और पॉइंट D पे पोटेंशियल सेम है। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के बीच में कभी भी करंट का फ्लो नहीं होता है। करंट का फ्लो वहां होता है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, तो कोई करंट इस ब्रांच से नहीं आएगा। बी डी से जीरो करंट आएगा, जीरो करंट, बी और डी वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं आने वाला है। हम ऐसा एज्यूम किए कि वो जो करंट है IG एंड इट्स वैल्यू इज 0, ओके। तो हुआ क्या, सुनो, I1 वाला जो करंट हमारा था, हमारा जो करंट I1 था, ये I1 करंट A से B तक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। B तक जैसे ही पहुंचा, B के बाद उसके पास दो ऑप्शंस मिले, एक तो गैल्वेनोमीटर से जाए, एक तो रेजिस्टेंस R2 से जाए। लेकिन गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जा नहीं सकता, बिकॉज द पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D, दैट मींस इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है वहां पे। तो एक ही ऑप्शन बचा है कि ये I1 जो A से B आया या B से C पे आ जाए, क्योंकि यहां तो जा ही नहीं सकता, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, कोई करंट जाएगा ही नहीं, जीरो करंट होगा। तो यहां पे जो करंट मूव होने वाला है, जो I1 आया था A से B की तरफ, अब वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, B से C जाएगा करंट। यही I1 वाला करंट कहां से कहां जाएगा, यही I1 वाला करंट जाएगा B से C की तरफ जाएगा।
वो B से D पे नहीं आने वाला है, क्योंकि जीरो करंट है यहाँ पे। जीरो करंट का रीजन बार बार बता रहा हूं मैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। ओके, अब सुनो, जैसे I1 वाला करंट B तक गया, B से नीचे नहीं आ पाया, यहाँ पे आ गया। सेम अब ये I1 करंट B से C पे, ये पॉइंट पे जो करंट है वो हमारे लिए I1 है। चलो I1 का काम तो मैंने कर लिया। देखो I1 कैसे गया, ऐसा फिर ऐसा। अब आओ I2 पे, राइट। I2 वाला करंट ब्रांच AD से मूव हो रहा था, I2 वाला करंट ब्रांच AD से मूव हो रहा था, तो I2 वाला करंट A से D तक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही पॉइंट ये I2 करंट यहां से यहां तक आता है, ऊपर से भी हमारे पास एक करंट है, देखो IG, जिसका वैल्यू 0, बात अलग है। I2 और IG यहां पे मिक्स हो जाएंगे और यहां से मिलके जाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर समझ लो, I2 प्लस IG लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर करंट दैट इज IG। आंसर कितना है IG करंट का? IG करंट का आंसर 0 है। तो अगर आप I2 में 0 को प्लस करोगे तो यू विल गेट I2 ओनली, ठीक है, आपको I2 ही मिलने वाला है। क्लियर है पॉइंट? तो देखो फिर सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो I1 यहां से निकला, B तक गया, B से C पे आया, सिंपल। I2 A से D पे आया, D से C पे जा रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। सुनो, एक बात याद रखना, ये I1 और I2 किस चीज से बना है? पहले देखा जाए तो यहां पे I करंट था हमारे पास, यहां पे जो करंट था दैट करंट वाज I। इस I वाले करंट ने I1 I2 बनाया है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I का ही वैल्यू है I1 प्लस I2। देख सकते हैं आप, ये जो I1 और I2 मिला है वो कहां से मिला है? वो मिला है I की वजह से। I जब टूटा तो दो पार्ट में टूटा, एक I1 और I2, तो I का आंसर I1 प्लस I2। ओके चलो, तो यहां से करंट जा रहा है। ओके चलो, I गया, I में दो पार्ट था, I1 I2, I1 ऊपर चला गया, ऊपर से C तक पहुंच गया, I2 नीचे आ गया, नीचे से D, यहाँ देखो D से जाके C तक पहुंच गया। अब C पे हमारे पास दो करंट है, एक तो I1 है और एक तो I2 है। I1 I2 मिलके यहां से जाएंगे, I1 I2 अगर मिलके यहां से जा रहे हैं तो क्या वैल्यू होगा? I1 I2 मिलके जा रहे हैं मींस क्या होगा? I1 प्लस I2 करंट जा रहे हैं। बट सुनो एक बात जरा, I1 प्लस I2 खुद I है, I1 प्लस I2 का वैल्यू क्या है? I। देखो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, मींस हुआ क्या यहाँ पे, बैटरी से I करंट निकला, घूम फिर के फिर से बैटरी को I ही करंट मिलेगा, और ऐसा होना भी तो चाहिए, राइट ना? ऐसा ही होना चाहिए। I1 प्लस I2 मींस I मिलके करंट, किसको? बैटरी को I करंट मिलना चाहिए, क्योंकि बैटरी ने I ही करंट दिया था, राइट बात है। चलो, तो हमारा यहाँ पे डायग्राम रीड होता है। डायग्राम प्रॉपर्ली देख लो कैसे कैसे मैंने डायग्राम बनाया है। अगर इस डायग्राम को समझ में आ गया तो फिर तो हमारा आगे का थियरी और जो मैथमेटिक्स है वो तो बहुत ईजिली हम समझ जाएंगे। मेन चीज होता है फिजिक्स में डायग्राम समझना। डायग्राम समझ में आ गया तो फिर हम बहुत ईजिली थियरी वगैरह कर पाएंगे, बहुत ईजिली। ओके, तो डायग्राम आप लोग ने देख लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया गया है इसको, कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनेशन कुछ देते हैं, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। चलो, कंस्ट्रक्शन से अच्छा मैं यहां पे लिखता हूं एक्सप्लेनेशन। यहां पे क्या हो रहा है? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में क्या बताना है? कुछ चीजें बताऊंगा मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। सबसे पहले बताऊंगा साइंटिस्ट के बारे में। 1843 में ये बना हुआ चीज है। कब? 1843। इन 1843 में कौन सा सर्किट बना है? ये वाला सर्किट जिसको हमने नाम दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको व्हीटस्टोन नेटवर्क भी बोला जाता है, मैं आपको बता दूं, इसको क्या बोला जाता है? व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो 1843 में क्या हुआ? चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन, फुल नाम है इनका, व्हीटस्टोन जो साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट के नाम पे व्हीटस्टोन ब्रिज ये नाम दिया गया है, उनका फुल नेम है चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन। और ये ब्रिज कब बना है? 1843। इन 1843 चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन मेड या फिर डेवलप्ड अ सर्किट। एक सर्किट डेवलप किया उन्होंने। क्या करने के लिए सर्किट? देखो हर एक चीज डेवलप किया था कुछ चीज अचीव करने के लिए। किस लिए इस सर्किट को डिजाइन किया गया था? अननोन रेजिस्टेंस का एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए इस सर्किट को डिजाइन किया था। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इन 1843 चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन, अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, ठीक है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट डेवलप अ सर्किट, एक सर्किट डेवलप किया टू फाइंड,
द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस का एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए एक सर्किट डेवलप किया गया जिसमें 3 नोन रेजिस्टेंस होते हैं और एक हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसका हम वैल्यू निकालते हैं। सिंपल सा पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। चलो फटाफट लिखते हैं। देखो मेरे लेक्चर का एक प्लस पॉइंट होगा, आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो भी एग्जाम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, उसमें आपको जो भी आंसर लिखना है वो आंसर मेरे लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो है, वीडियो लेक्चर तो है, साथ में नोट्स भी है हमारे पास, तो नोट्स पे भी ध्यान देना है। सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपको वहां पे लिखना भी पड़ता है, मार्क्स के लिए लिखना भी पड़ेगा, तो नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स भी आपको हमारे लेक्चर में मिलने वाला है। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मींस सेकंड पॉइंट जो हमारा सेकंड मेन पॉइंट है, इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है, बहुत इजी पॉइंट है। 1843 याद रखो ये, राइट, ठीक है। फुल नेम चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन। क्या किया? डेवलप किया, एक सर्किट को डेवलप किया। क्यों डेवलप किया? रीजन था टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस और उसका एक्यूरेट वैल्यू निकालना था। चलो लिखते हैं फटाफट पॉइंट। पॉइंट ऐसा है, इन 1843 क्या हुआ? इन 1843 चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन क्या किया? चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन कौन है ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, ठीक है। इन 1843 चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन ब्रिटिश फिजिसिस्ट किया क्या? डेवलप किया एक सर्किट को। ब्रिटिश फिजिसिस्ट डेवलप्ड अ सर्किट। अच्छा, किस लिए डेवलप किया? डेवलप्ड अ सर्किट टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। डेवलप्ड अ सर्किट टू फाइंड एक्यूरेट वैल्यू, ऑफ व्हाट? एक्यूरेट वैल्यू किस चीज का? एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस का एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए एक सर्किट डेवलप किया गया जिसको बोला गया व्हीटस्टोन नेटवर्क और व्हीटस्टोन ब्रिज। हमारे टेक्स्ट बुक में नाम दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो पॉइंट ऐसा ही, 1843 चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन ब्रिटिश फिजिसिस्ट डेवलप्ड अ सर्किट टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन्स ब्रिज भी बोला जाता है, नेटवर्क भी बोला जाता है, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखना है। तो बहुत सिंपल सा हमारा पॉइंट नंबर 1 था जो हमने बहुत इजीली याद कर लिया है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले मैं रेजिस्टर्स के बारे में बताऊंगा। हमने कंसिडर किया 4 रेजिस्टर। कंसिडर 4 रेजिस्टर R1, R2, R3, R4। याद रखने के लिए बहुत इजी है, Z याद रखो, R1, R2, R3, R4, एकदम सिंपल। कंसिडर 4 रेजिस्टर R1, R2, R3, R4 कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलैटरल। दिख रहा है, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। चलो तो पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1 में तो मैंने यहाँ पे बता दिया बहुत इजीली। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया है? हमने 4 रेजिस्टर्स कंसिडर किए हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, इस चीज को हम बाजू में लिख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज हमको रेजिस्टर्स के बारे में बताना है। क्या है रेजिस्टर के बारे में? चलो देखते हैं। कंसिडर, क्या करेंगे? कंसिडर करते हैं 4 रेजिस्टर्स। कंसिडर 4 रेजिस्टर्स। कंसिडर 4 रेजिस्टर्स। कौन से वो 4 रेजिस्टर्स? R1, R2, R3, R4। देख रहे हो Z के फॉर्म में R1, R2, R3, R4 नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। R1, R2, R3, R4 ऐसा याद रखना है। कंसिडर 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4। ऐसे हमारे पास 4 रेजिस्टर्स है, R1, R2, R3 एंड R। कंसिडर 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4। ये 4 रेजिस्टर्स हमारे पास किस फॉर्म में कनेक्ट किया गया वो इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलैटरल। देख सकते हो डायग्राम में, कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलैटरल के फॉर्म में कनेक्ट किया गया है। कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलैटरल। देख रहा है एकदम, R1, R2, R3 एंड R4। चलो रेजिस्टर बता दिया हमने। अब आते हैं ये EMF और ये की के बारे में कुछ बताते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन बता रहे तो याद रखने वाली चीज थोड़ी है ये। डायग्राम में जो दिख रहा है उसको स्टेप वाइज लिखो, दैट्स इट, सिंपल पॉइंट। देखो
दिख क्या रहा है हमको? दिख रहा है कि ईएमएफ ई और की के को मैंने डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पे कनेक्ट किया है क्वाड्रिलैटरल, कि यही लिखना है, बस ये इतना ही तो लिखना है। पॉइंट सुनो, द ईएमएफ ई हमारे पास ईएमएफ ई है और साथ में की भी तो है, द ईएमएफ ई एंड की के दिख रहा है, ईएमएफ ई दिख रहा है आपको और की के दिख रहा है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है टू द डायगोनली अपोजिट पॉइंट। द ईएमएफ ई एंड की के are connected to the diagonally opposite points, diagonally opposite points के हिसाब से मैंने उसको कनेक्ट किया। देख लो diagonally opposite points कौन सा है, A और C, ये हमारे diagonally opposite point है ईएमएफ और की के लिए, ठीक है। वैसे देखा जाए तो बी और डी भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, पॉइंट नंबर 4, जब मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूंगा तब। तो पॉइंट अभी ऐसा था, ईएमएफ ई द की के आर कनेक्टेड टू द डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स। बता दो पॉइंट्स कौन सा है, ए एंड सी, सिंपल सा कंसेप्ट। देखो एकदम इजी सिखा रहा हूं, एकदम इजी, बहुत सिंपल। पॉइंट 3 हो चुका है, पॉइंट 4 पर आते हैं। पॉइंट 4 में देखो क्या क्या बचा है वो देखो, रेजिस्टेंस बता दिया, ईएमएफ की बता दिया, गैल्वेनोमीटर बचा है। चलो इसके बारे में देखते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या है। एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हमने यूज किया है और उसको हमने फिर से डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पे कनेक्ट किया, लेकिन अब डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है बी और डी। सिंपल सा पॉइंट लिख दो, एकदम सिंपल पॉइंट ऐसा है कि कंसिडर करना पड़ेगा आपको, कंसिडर अ गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर कंसिडर करते, कंसिडर अ गैल्वेनोमीटर। अच्छा ये जो गैल्वेनोमीटर है कैसा है, ये सेंसिटिव है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर तो ज्यादा बेटर है। कंसिडर अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, कंसिडर अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर यूज किया हमने, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। अच्छा क्या यूज है इसका और कहां कनेक्ट किया है? कंसिडर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट पॉइंट बी एंड डी। दिख रहा है डायग्राम में आपको, क्लियर? कंसिडर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर connected across a diagonally opposite points। अच्छा कौन सा है वो डायगोनली अपोजिट पॉइंट? डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है बी एंड डी, कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स बी एंड डी, बी और डी के अक्रॉस डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, राइट है? ओके सिंपल। चलो तो 4 पॉइंट्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको पहले कुछ बताया है यहाँ पे कि ये सर्किट वर्क कब करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही सर्किट वर्क करने वाला है। तो देखो एक मैं पाथ एज्यूम करता हूं ए डी सी, इस पाथ में एक पॉइंट मिलता है डी, इसका पोटेंशियल पॉइंट बी से सेम होना चाहिए, ठीक है। कंसिडर पाथ ए डी सी वेयर देयर इज अ पॉइंट डी whose potential must be equal to the potential of point B, तो ही जाके आपका ये जो सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन नेटवर्क काम करेगा और एक्यूरेट वैल्यू देगा, अननोन रेजिस्टेंस का नहीं तो नहीं दे सकता ये वैल्यू, यही इसकी खासियत है। चलो पॉइंट नंबर 5 में वही मैं लिखने वाला हूं, जो मैंने बताया वही लिखने वाला हूं, कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो तो पाथ क्या है, ए डी सी, कंसिडर अ पाथ, कंसिडर अ पाथ, कौन सा पाथ है? पाथ है ए डी सी, कंसिडर पाथ ए डी सी वेयर देयर इज अ पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट है, वेयर देयर इज अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? वेयर देयर इज अ पॉइंट डी, एक पॉइंट डी है हमारे पास। अच्छा क्या करता है पॉइंट डी? whose potential is equal to the potential at point B, इसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। कंसिडर अ पाथ ADC where there is a point D whose potential, इसका जो पोटेंशियल है ये मैच होना ही चाहिए, whose potential must be equal to what? Must be equal to किससे इक्वल टू होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट B से, must be equal to पोटेंशियल एट पॉइंट B। पॉइंट B के पोटेंशियल से अगर पॉइंट D का पोटेंशियल मैच होता है तो ही आपका ये सर्किट जो है ये वर्क करेगा, नहीं तो सर्किट वर्क नहीं कर पाएगा, राइट है? चलो ये पॉइंट नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में जैसे इतना बताऊंगा कि अगर ये सेम है तो ही, वैसे देखा जाए तो आप यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हो। कंसिडर पाथ एडीसी हमने लिखा, पॉइंट डी का पोटेंशियल किससे मैच होना चाहिए? पॉइंट बी के पोटेंशियल से, इन ऑर्डर टू
वर्क प्रॉपरली वर्क ऑफ दिस, ये जो हम पढ़ रहे क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर प्रॉपर वर्क होना है तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आपको चाहिए तो आप 6 पॉइंट में ऐसा लिख सकते हो, दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है, ये समझ जाओ इस चीज को कि ये जो पॉइंट है डी और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम है, तो ही ये वर्क, तो ही ये क्या है, ये जो हमारा सर्किट है वर्क कर पाएगा। चाहिए तो हम एक लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, यही चीज इसको थोड़ा एकदम डीप में बता सकते हैं। पॉइंट 6 ऐसा है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन नेटवर्क टू वर्क क्या है वो बताता हूं। द नेसेसरी कंडीशन, कुछ पॉइंट याद किया हुआ चीज नहीं है, जो दिख रहा है वो लिख रहा हूं, सिंपल सा कंसेप्ट और करेक्ट आंसर, एकदम राइट आंसर है। द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन, अच्छा क्या है नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर किस चीज के लिए, पहले फॉर किसके लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज, द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, प्रॉपर ऑपरेशन मींस प्रॉपरली ऑपरेट कब करेगा बता रहा हूं, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ व्हाट, प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ब्रिज इज, क्या है नेसेसरी कंडीशन जरा ध्यान से देखना, ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, यही मैं लिखने वाला हूं। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, द पोटेंशियल एट पॉइंट बी कैसे होना चाहिए, मस्ट भी होना ही चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं मस्ट भी लिख रहा हूं। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू, किससे इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल, किस चीज के पोटेंशियल से सेम होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट डी, पोटेंशियल इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट डी, पॉइंट डी के पोटेंशियल से पॉइंट बी का पोटेंशियल मैच होना ही चाहिए, तो ही जाके ये व्हीटस्टोन ब्रिज काम करेगा। ओके, तो हमने एक्सप्लेनेशन तो बहुत कुछ दे दिया, एक्सप्लेनेशन, चलो एक छोटा सा मैथमेटिक्स है वो भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3 से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या क्या बताना है जरा ध्यान देना एकदम अच्छी तरह से, ठीक है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, एकदम इजी। ओके, तो पहले पार्टीशन कर लेते हैं कुछ यहाँ पे, तो कैसे तुम्हारा नोट्स भी प्रॉपरली यहाँ से प्रिपेयर हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट मार के पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट भी निकाल सकते हो इस चीज़ का। तो ये है हमारा पार्टीशन रेडी, और एक छोटा सा कंसेप्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो कंप्लीट कर देंगे तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। देखो, केवीएल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, केवीएल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप्स पे अप्लाई होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले मैं ADBA ये वाले लूप में आता हूँ, ADBA। देखो, केवीएल से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल मींस क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कहाँ अप्लाई कर रहे हो, लूप में अप्लाई किया जाता है, कौन सा लूप में, जरा ध्यान देना, ADBA, इस लूप में अप्लाइंग केवीएल टू लूप, लूप पे ध्यान दो, लूप ADBA, ADBA वाला जो लूप है इसमें मैं केवीएल अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान देते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया था मैंने, करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव, मैं जा रहा हूं A से D, करंट भी जा रहा है A से D, करंट का डायरेक्शन अगर मेरे डायरेक्शन से मैच हुआ तो वोल्टेज नेगेटिव लेना है हमको, तो वोल्टेज चलो नेगेटिव लेते हैं, माइनस नेगेटिव वोल्टेज आएगा। अच्छा, वो वोल्टेज निकाला कैसे जाता है, करंट को मींस जो ब्रांच आप देख रहे हो उस ब्रांच के करंट को उस ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। AD ब्रांच का करंट है I2, AD ब्रांच का करंट है I2, और AD ब्रांच का रेजिस्टेंस चेक कर लो R3 है, तो यहाँ पे मैं R3 लिख देता हूँ, क्लियर, एकदम सिंपल। चलो A से D का काम हो गया है, ADBA, यहाँ ना A से D काम हो गया, D से B जाते, हम जा रहे हैं D से B, देखो D से B हम जा रहे हैं, D से B करंट आ रहा है B से D, अपोजिट डायरेक्शन हुआ, वोल्टेज पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव ले लिया हूँ यहाँ पे। ओके, वोल्टेज निकाला कैसे जाता है, करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेजिस्टेंस से, मैंने बनाते हुए बताया था कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल G,
तो इस ब्रांच का करंट देखो, इस ब्रांच का करंट है IG, वो बात अलग है कि उसकी वैल्यू 0 है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख तो देते हैं एटलीस्ट। IG करंट ले लिया है, रेजिस्टेंस लो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको जो है कैपिटल G। चलो A से D काम हो चुका है, D से B हो गया है, अब आते हैं B से, हमको आना है B से, हमको आना है B से A, लेकिन करंट जा रहा है A से B, हमारा काम B से A से B करंट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, फिर से वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज। अच्छा वोल्टेज मिलता कैसे है, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलो करंट क्या है, इस ब्रांच का करंट देख लो, इस ब्रांच का करंट है I1 और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है R1, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा I1 R1, राइट है, ये KVL का आंसर है और इक्वल टू होता है 0। पहले से हमको पता है दैट द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, IG का वैल्यू हमारे पास 0 है, सिंस द वैल्यू ऑफ IG इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, IG के जगह पे अगर मैं 0 पुट कर दूं ये पूरा टर्म चला जाएगा, जो बचेगा वो लिख रहा हूं, ध्यान देना, सबसे मेन चीज मुझे बचेगा I1, क्या बचने वाला है मेरे पास, I1 R1 बचेगा, माइनस I2 R3 बचेगा, उसको मैं 0 के यहां भेज देता हूं तो ये बन जाएगा I2 R3, बात समझ में आई, सिंपल सा, एकदम सिंपल चीज, एकदम सिंपल। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। अभी तक कोई इक्वेशन तो नहीं बना, ठीक है, इक्वेशन नहीं बना, आते हैं एक लूप में केवीएल अप्लाई कर दिया, एक और लूप में अप्लाई करते हैं, ADBA में अप्लाई कर दिया, चलो स्टार्ट करते हैं। अब कैसे, B देखो A से स्टार्ट किया था ना, AD ऐसा मीन्स ऐसा जा रहे हो, देखो डायरेक्शन सबसे मेन चीज है, देखो इसमें डायरेक्शन मैं बता दूं आपको, डायरेक्शन कैसे, देखो मैंने मूव किया था ADBA मीन्स ऐसा मूव हो रहा हूं, ठीक, तो देख लो जरा डायरेक्शन, ऐसा फर्स्ट लूप में मूव हुआ है तो यहां भी ऐसा ही मूव होना है, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में गए तो कंफर्म रॉन्ग हो जाएगा। तो C से स्टार्ट करते हैं, जैसे A से स्टार्ट किया था वैसे C से स्टार्ट करो, CBDC, करेक्ट। चलो तो फिर से अप्लाई करना है, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL टू लूप, कौन सा लूप, अप्लाइंग KVL टू द लूप CBDC, इस लूप में KVL अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं CBDC में KVL अप्लाई करता हूं, ध्यान देना कहां से कहां मूव करना है, पहले जाओ C से B, जाना है C से B, करंट B से C आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, मेरा डायरेक्शन करंट के अपोजिट डायरेक्शन से अगर ऐसा होता है, हमारा डायरेक्शन अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वोल्टेज आपको पॉजिटिव लेना है, तो वोल्टेज पॉजिटिव लेते हैं। चलो वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, ब्रांच का करंट इनटू ब्रांच का रेजिस्टेंस, ब्रांच का करंट है I1, ब्रांच का रेजिस्टेंस है R2, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, I1 R2, राइट है। चलो C से B में काम हो गया, B से D में आते हैं, हमको B से D आना है, करंट भी B से D आ रहा है, देख लो डायरेक्शन करंट का, करंट का डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन से मैच हुआ, वोल्टेज नेगेटिव। अच्छा वोल्टेज नेगेटिव, वोल्टेज निकाला कैसे जाता है, ब्रांच का करंट इनटू ब्रांच का रेजिस्टेंस, ब्रांच का करंट है IG और ब्रांच का रेजिस्टेंस है कैपिटल G, तो IG कैपिटल G, ठीक है एकदम। वो बात अलग है कि IG का वैल्यू 0 लूंगा ना बाद में, देखो यहाँ पे जैसे किया था वैसे, B से C काम, C से B काम हो चुका है, B से D हो चुका है, अब आते हैं D से C, राइट है, हमको जाना है D से C, कैसे मालूम पड़ता है कहां जाना है, क्या लिखा हुआ है, D से C जाना, देखो पहले C से B, फिर B से D, फिर D से C, सिंपल। D से C हमको जाना है, करंट भी साथ में जा रहा है, सेम डायरेक्शन, अगर करंट का और हमारा डायरेक्शन सेम तो वोल्टेज नेगेटिव लेना है, मींस माइनस यूज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करता था, नेगेटिव वोल्टेज, वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, बहुत ईजी है, करंट को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से, तो जो ब्रांच में है उस ब्रांच का करंट देखो I2, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस देखो R4, दैट्स इट, तो यहाँ पे आएगा I2 R4 और आंसर होगा 0, क्योंकि KVL में ऐसे बोला जाता है जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है और EMF को प्लस करो आपको आंसर 0 मिलेगा। अच्छा एक चीज हमको पता है, दैट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट मींस IG, इसका वैल्यू 0 है, तो IG का वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, आई विल गेट I1 R2 माइनस I2 R4 इक्वल टू 0। एक काम क्यों नहीं करते हैं, ये माइनस I2 R4 को यहां भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस I2 R4 और वहां पे 0 का अब कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट इक्वल टू आएगा जैसे यहां पे किया था। तो हमारे पास I1 R2 एज इट इज था, ये पार्ट 0 हो चुका है, ये नेगेटिव पार्ट को मैंने वहां भेज दिया है, तो ये बन गया है I2 R4, दैट्स इट, सिंपल सा कंसेप्ट। लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे लिए है इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत देखो एकदम इजी सा मैथमेटिक्स है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं सिखा रहा, एकदम इजी। पॉइंट 3 ऐसा है, लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन 1 एंड 2 और देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1
एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। चलो, तो जैसे ही मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करके देखूंगा, देखो LHS में हमारे पास है I1 R1, यहाँ पे LHS में क्या है I1 R2, राइट है, ओके। RHS में आओ जरा, क्या है आपके पास I2 R3, यहाँ पे RHS में क्या है I2 R4, राइट है। बहुत सी चीजें कैंसिल हो रही है, दिस I1 एंड I1 दिख रहा है आपको, कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट R1 by R2 is equal to R3 by R4. This is the required expression for Wheatstone's bridge. Wheatstone bridge का फॉर्मूला यही है। तो देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, समझो आपके पास R4 का वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको R4 का वैल्यू नहीं पता है, R4 हमारे लिए अननोन है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, अगर ये अननोन है मीन्स बाकी तीनों आपके लिए नोन होना चाहिए। तो R1 का वैल्यू पुट करो, R2 का वैल्यू पुट करो, R3 का वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R4। यही हमारा कंसेप्ट है। तो ये जो हमने निकाला है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हीटस्टोन्स ब्रिज और व्हीटस्टोन नेटवर्क भी बोल सकते हो आप। तो देख लो प्रॉपर्ली कैसे कैसा है, इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हो, प्रिंट वगैरह निकाल के अपना नोट्स वगैरह यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। नोट्स प्रिपेयर करने का देखो एकदम मैं इजी कर दिया हूँ, मैंने आपको सारा का सारा नोट्स वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा सब कुछ।